हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा जो 2025 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था ना यूपीएससी का, तो वो आज हमारा कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा। आज हम बाकी के जो 6 क्वेश्चन हमारे बच गए थे, क्वेश्चन नंबर 93 से 94 और सॉरी 93 से लेके 100 तक के क्वेश्चन, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको हर वीडियो में बताया था कि जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि यूपीएससी 3 स्टेज में अपने पेपर लेती है। पहला ही स्टेज होता है हमारा प्रीलिम्स का, जिसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है हमारा जीएस का, दूसरा होता है हमारा सी सेट का। तो अभी हम जीएस के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जो अगर हम 2024 एंड 2025 की बात करें तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इन्वायरमेंट, फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है आपका, फिर फिजिकल ज्योग्राफी है। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन। हिस्ट्री में भी आपके पार्ट्स होते हैं, जैसे एशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, इंडियन स्ट्रगल, मतलब मीन्स इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो आंदोलन चले थे उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी हिस्ट्री के पार्ट होते हैं। तो इसमें से 12 क्वेश्चन है। फिर पॉलिटी में आपका जैसे इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो पॉलिटिकल से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 की बात करें, मतलब इस साल जो पूछा गया था। फिर साइंस एंड टेक की बात करते हैं, ये मेनली आपका करंट अफेयर बेस पे रहता है। जैसे जो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें गगन के बारे में बात की गई है थी, तो वो भी हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बन जाता है। तो उससे 15 क्वेश्चन पूछे गए। इकोनॉमिक्स से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे और करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पे अगर हम 2024 की बात करें तो इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 15, ज्योग्राफी से 18, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 13 क्वेश्चन, फिर इकोनॉमिक्स से 14 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पे अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो आप अपना टारगेट 100 से लेकर के 110 तक लेके चलते हो तो आप एकदम सेफ जोन में हो। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 ईयर के कट ऑफ को अगर आप एनालाइज करो तो किसी में भी 95 से ऊपर कट ऑफ नहीं गया है। ये सारे कट ऑफ जनरल कैटेगरी के हैं और सबसे ज़्यादा जो हाई कॉस्ट जाता है वो जनरल कैटेगरी का ही जाता है। तो आप 100 से 100 तक का मार्क्स का टारगेट लेकर के चल सकते हो और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। और सी सेट आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सी सेट सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, जो जिसमें आपको 33% चाहिए होते हैं। मीन्स 200 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का। तो इसमें आपको कितने लाने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 66 मार्क्स लेके आने होते हैं, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जीएस का पेपर क्लियर हो जाता है, बस सी सेट रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो सी सेट को इग्नोर कर देते। तो आपको सी सेट को भी इग्नोर नहीं करना। बाकी जीएस के लिए आपको क्या करना होता है? कट ऑफ लिस्ट में आने की ज़रूरत होती है। तो अगर पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है तब कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। अगर पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड है तो कट ऑफ थोड़ा कम रहता है। तो इस तरीके से आप, मैंने 5 ईयर के कट ऑफ मेंशन कर रखे हैं, तो उस हिसाब से आप एस्टिमेट कर सकते हो। और 100 क्वेश्चन रहते हैं जीएस क्वेश्चन, जीएस के पेपर में। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 55 से लेकर के 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जिसका आंसर आपको मालूम है कि हाँ ये सही होगा या पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सही होने की। अगर आप क्वेश्चन स्किप करते हैं तो उसके नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेंगे। बट अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करके आते हो तो 0.66 नेगेटिव मार्क्स कटते हैं। तो इससे बेटर है कि आप पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से ज़्यादा बेटर है कि आप सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही क्या करो, अटैम्प्ट करो। हार्डली आप 55 से 60 क्वेश्चन अगर आप सेलेक्टेड क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हो, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपके आंसर सही होंगे, तो आपके जो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाएगी। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस और इंटरव्यू में जाकर के बैठ पाओगे। मीन्स आपका मेंस में जब बैठने के लिए, मतलब आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे और आपकी रैंकिंग के लिए सी सेट, मतलब मीन्स
में जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो कहीं मैटर नहीं करता है, इसके मार्क्स कहीं नहीं जोड़ते हैं, बस ये क्वालिफाई करके आपको नेक्स्ट स्टेज में जाना होता है। आपकी रैंकिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के ही मार्क्स जोड़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, जितने भी इसकी जो हमने पार्ट्स बाय पार्ट डिस्कस करें, 15 पार्ट में हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑलरेडी सारी चीज़ें मैंने बताई थी, आज मैंने एक बार फिर रिकॉल कर दिया। तो ऑलरेडी मोस्टली हमारे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, कर लिए, जिसमें मैंने आपको सोर्स भी बताया कि किस सोर्स से पूछा गया था, विद एक्सप्लेनेशन से मैंने आपको डिस्कस करा था। अब आता है कि क्या ये सिर्फ यूपीएससी की ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप अदर एग्जाम्स के भी क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज करोगे ना, तो आप एक चीज फाउंड पाओगे कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसी बेसिस पे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। और कोई कहता है कि यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछती है, तो ये भी गलत है। यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछती है, बट क्वेश्चंस डिक्टो सेम नहीं होता है, वो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन क्या करती है, पूछती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपको बहुत ज़रूरी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए ये गाइडेंस का काम करता है कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस और निकाले जा सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, एनटीपीसी का है, एनडीए का है, यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर एनालाइज करो, उसको ज़रूर अटेम्प्ट करो। ये आपके लिए क्या करता है, गाइडेंस का काम करता है। और ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर हम यूपीएससी के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं तो अदर एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, या आप एसएससी का पेपर अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो वो यूपीएससी के लिए हेल्प नहीं करेगा। बिल्कुल हेल्प करता है, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे क्या रहता है, क्वेश्चंस रिपीटेड भी रहते हैं। आप एनालाइज करके देखोगे, जब आप खुद एनालाइज करोगे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ, कि सिमिलर चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो ये चीज़ आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप न्यू स्टार्ट करते हैं, मतलब न्यू स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशंस करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का, कुछ चीज़ें हमेशा फॉलो करके चलिए। पहला, आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस करो। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर एनालाइज करना है। आप वीकेंड में कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, मैं तो सजेस्ट करूँगा आप वीकेंडली करो। मतलब हर संडे आप अपने आप को एक टारगेट दे दो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ और उसको अटैम्प्ट करना शुरू करो। अटैम्प्ट करने के बाद उसको डीपली एनालाइज करो, तब जाकर के आपका जो सिलेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है ना, तब वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपने एनालाइज किया है, आपको पता है कि इस क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। प्रीवियस ईयर हमारे लिए एक तरीके से मैप का ही काम करता है, और सही डायरेक्शंस में चलना, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सही डायरेक्शन में मूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो प्रिपरेशन बहुत से बच्चे करते हैं, बहुत से कैंडिडेट रहते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ का ही होता है। इसका मेन रीज़न यही होता है, वो एक मैप को फॉलो करके चलते हैं कि उनको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी, क्या कमी है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करोगे तो वो आपकी वीकनेस भी आपके सामने निकाल के रखेगा कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कितना वर्क हार्ड करने की नीड है, कहाँ रिवीजन की कमी है। ये सारी चीज़ें आपको आपका प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज ही बताता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले सिलेबस एनालाइज करो, फिर आप सिलेबस एनालाइज करने के बाद एक बार मिनिमम 5 ईयर के पेपर को उठाओ, उसको एनालाइज करो, फिर उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए क्या कर देगा, एक मैप तैयार कर देगा। तो इसीलिए कुछ चीज़ें मैंने आपको यहीं पे फ्रंट पे लिख दिया था, तो बाकी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कुछ पेंडिंग रह गए थे। मीन्स वही 93 तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, आज हम 94 से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आज का, मीन्स क्वेश्चन नंबर 94। ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग में पूछा गया है, ज्ञान के रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, ये करेंट अफेयर में भी काफ़ी ज़्यादा था, और ये क्वेश्चन किसका बन जाता है, हमारा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बन जाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ना, जो गगन है, गगन सिस्टम, उसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट दिए गए। 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, जब आप भी आपको इस टाइप के ऑप्शंस देखने को मिले ना, तो समझ लेना कि ये जो ऑप्शन होते हैं ना, ये काफ़ी इजी होते हैं। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट। तो देखिए, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले, सबसे आसान भाषा में समझिए कि जो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है
इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो गगन है, गगन क्या करता है, मतलब इसका मेन काम क्या है। क्या ये एक्यूरेसी और सेफ्टी बढ़ाता है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को यूनिफॉर्म बनाता है, और सिर्फ नेविगेशंस को बेनिफिट देता है, या दूसरे सेक्टर को भी बेनिफिट देता है। यही ऑप्शन है और यही क्वेश्चन की मीनिंग भी है। और इसी में आपसे पूछ लिया था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। जैसे भी मैंने बताया ना कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एडिशनल एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है और इंटीग्रिटी। दूसरे में क्या कहा गया था, ये जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको वो काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म बनाता है, यानी कि जो हाई क्वालिटी। फिर आपसे तीसरे स्टेटमेंट में ये बताया गया था क्या ये सिर्फ नेविगेशन को ही प्रॉफिट देता है या अदर ट्रांसपोर्टेशन में भी ये बेनिफिशियल रहता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ना, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। बाकी जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अब वो इनकरेक्ट कैसे, देखो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें ना तो सही है, क्योंकि अगर हम गगन की बात करें ना तो गगन का काम है कि जीपीएस को ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल बनाना। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्यों, क्योंकि सैटेलाइट बेस्ड एग्यूमेशन है जो कि और भी ज़्यादा क्या करता है, एंड रूट और अप्रोच दोनों को गाइडेंस, यानी दोनों की जो गाइडेंस होती है दोनों की गाइडेंस में बेटर होती है। तो इस वजह से ये भी दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए मोस्टली आप ये समझना जहाँ पे भी ओनली वर्ड हो जाए ना तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ उसमें कमी है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है आपको एविगेशन में नहीं देखने को मिलेगा, ये अदर सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम रोड की बात करें तो यानी कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी देखने को मिलेगा। फिर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी देखने को मिलेगा। फिर जो सर्वे किया जाता है उसमें भी देखने को मिल जाएगा। मेरी टाइम में भी देखने को मिलेगा। तो ये मल्टी सेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। क्वेश्चन नंबर 95 भी क्या है, आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया था। और किससे पूछा गया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो एआई एक्शन समिट हुआ था कहाँ पे, पेरिस 2025 में, उसके रिगार्डिंग में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यानी कि पेरिस वाले जो एआई समिट में इंडिया की जो रोल थी वो क्या थी, उसके रिगार्डिंग में अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि को चेयर्ड विथ इंडिया बैटलची पार्क 2023 और सियोल 2024 के बाद हुआ था। मतलब आप ये समझिए कि जो एआई एक्शन समिट था वो इंडिया के दो, यानी कि इंडिया उसमें क्या था, को चेयर था। और इस इवेंट को जो बिल्ड किया गया था वो कब किया गया था, जो बैटलचली पार्क समिट है जो कि 2023 में हुआ था और सियोल समिट 2024 में हुआ था उसके बाद। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो जो समिट है वो फ्रांस ने होस्ट किया था और इंडिया क्या था, इसका को चेयर था। तो ये किसके बाद हुआ था, जो बैटलची था 2023 यूनाइटेड किंगडम के अंदर में, उसके बाद, और सियोल समिट जो हुआ था 2024 में, उसके बाद ही इसे क्या किया था, बिल्ड किया गया था। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया था इसमें यूएस और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ही इस डिक्लेरेशन पे साइन किया गया था। तो नहीं, इसमें 60 प्लस देशों के द्वारा इसमें क्या है, साइन किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। क्वेश्चन नंबर 96 का जो मतलब है, मीनिंग है, वो ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर, इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच है वो आपको बताने। तो जैसे हम बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ह्यूमन फार्मर 2026, ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट टूरिज्म, तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है।
फोर्थ की बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, ये कब 2025, तो ये भी हमारा क्या है बिल्कुल सही है। फोर्थ की बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉइड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस 2029, तो ये भी हमारा क्या है मैचिंग सही है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 97। देखिए क्वेश्चन नंबर 97, ये आप किस किस सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो। पहला आप इसको रिलेट कर सकते हो आईआर से, दूसरा रिलेट कर सकते हो आप इसको करंट अफेयर से, क्यों, क्योंकि ये न्यूज़ में भी था। तो जैसे मैंने कहा था कि पॉलिटी से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटरनेशनल रिलेशन से भी पूछा जाता है और इंडियन पॉलिटी से भी पूछा जाता है। अब जैसे जो इंडिया है वो ब्रिक्स का भी पार्ट है, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे दिया गया है और उसमें से पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो 16th ब्रिक्स समिट है वो किसके अंडर में हुआ था, वो रसिया के चेयरमैन यानी कि चेयरशिप के अंदर में हुआ था, कहाँ पे, कजान में। दूसरा स्टेटमेंट में कहा गया कि इंडोनेशिया जो है वो अब क्या बन चुका है, ब्रिक्स का फुल मेंबर बन चुका है। तीसरा स्टेटमेंट में कहा गया कि इसकी जो थीम है यानी कि जो 16th ब्रिक्स समिट हुई थी इसकी जो थीम है वो क्या थी, स्ट्रेंथिंग मल्टी कल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ये इसकी थीम है। तो इनमें से बताने की कौन सा सही है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या गलत है अब बताता हूँ मैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है, 2024 में रसिया ने कजान में समिट होस्ट किया था, तो पहला तो सही है, ये कब किया गया था, 2024 में। दूसरी स्टेटमेंट की बात करते तो इंडोनेशिया भी क्या है अब ब्रिक्स का फुल मेंबर बन चुका, और ये कब बना था, ये बना था 1 जनवरी 2025 को, तो इंडोनेशिया भी इसका क्या है मेंबर बन चुका है। तीसरा स्टेटमेंट में देखिए ज़्यादा गलत नहीं है, तो जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ना, स्ट्रेंथिंग मल्टी कल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, तो ये फॉर जस्ट नहीं होगा यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट की जगह पे फॉर फेयर के लिए था, ना कि फॉर जस्ट के लिए, तो इसलिए हमारे ये गलत हो जाता है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आइए 98, ये आपसे पूछा गया था इंडियन पॉलिटी का ये क्वेश्चन है। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा ना तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो लोकपाल के रिगार्डिंग में ना 4 स्टेटमेंट दिए गए और 4 स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि पावर इंडिया के पब्लिक सर्वेंट पर लगती है, यानी कि लोकपाल की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि जुडिक्शंस सेंट्रल पब्लिक सर्वेंट पर होती है और FAQS और एक्ट के हिसाब से पोस्टिंग तो इंक्लूडिंग अ बोर्ड एज एक्सेप्शंस नहीं बनता है। तो हमारे इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या बन जाता है, गलत हो जाता है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि चेयरपर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLA नहीं हो सकते, यानी कि इसके जो चेयरपर्सन है किसके, लोकपाल के, तो इसमें कहा गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLA नहीं हो सकते और सिर्फ चीफ जस्टिस इंक्यूमेंट रिटायर्ड ही चेयरपर्सन इसके क्या हो है बन सकते। तो ये भी हमारा क्या है, इसमें कुछ पार्ट सही है बट कुछ गलत है। इसमें सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला जो हिसाब है या जो हिस्सा है वो गलत बन जाता है, बाकी सारे सही हैं। तो इस वजह से हमारे ये स्टेटमेंट भी क्या बन जाता है, गलत बन जाता है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन मेंबर की एज क्या कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 45 होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल भी सही है। मतलब अगर हम लोकपाल की चेयरपर्सन की बात करें तो मिनिमम एज कितनी बताई गई है, 45 ईयर बताई गई है। और फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लोकपाल इंक्वायरी नहीं कर सकता है, तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि वो क्वायरी कर सकता है लेकिन कुछ सब्जेक्टिव एरिया होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, तो इस बेसिस पे भी क्या किया जा सकता है, उन पे एक्शंस लिया जा सकता है। तो इस वजह से हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या बन जाता है, हमारा गलत बन जाता है।
तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी के सारे स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और देखिए अगर उन पे भी अगर हम बात करें तो उन एक्शन लेने के लिए, प्राइम मिनिस्टर पे एक्शन लेने के लिए एक स्पेशल प्रोसीड्यूर होता है जिसमें फुल बेंच की 2/3 अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अप्रूवल इन कैमरा कैमरा की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिस वजह से हमारा ये क्या बन जाता है, गलत बन जाता है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ तीसरा ही स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, यानी कि ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 100 भी जो है वो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जो फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप चैंपियन जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें कहा गया ये जो इवेंट है वो भारत के अंदर में दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडियन मैन ने नेपाल को बीट किया था, जिसमें जो भारत की जो स्कोर थी वो 78 और नेपाल की जो स्कोर थी वो 40 थी, किसमें, फाइनल में, जिसकी वजह से इंडिया क्या बना था, मैन कैटेगरी का वर्ल्ड चैंपियन बना था। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडियन वोमेन ने नेपाल की जो वोमेन है उनको बीट किया था, जिसमें इंडियन वोमेन की जो स्कोर था वो 54 और जो नेपाल वोमेन की टीम का जो स्कोर था वो 36 था, तो जिसके वजह से वर्ल्ड चैंपियन इन वोमेन कैटेगरी में भारत क्या बना था, वर्ल्ड चैंपियन बना था। अब इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। देखिए पहला स्टेटमेंट की बात करें तो वो हमारे इसलिए गलत है क्योंकि ये दिल्ली में नहीं हुआ था। इसका जो ये जो आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था, अहमदनगर महाराष्ट्र में किया गया था, ना कि दिल्ली में, इसलिए हमारे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 100, ये भी आपसे किससे पूछा गया था, ये भी आपका क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और प्लस करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली हमारी कंट्री से जो यूथ ग्रैंड मास्टर निकल के आए थे तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन चेस चेस का जो गेम हुआ था उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें कहा गया था कि जो 45th चेस ओलंपियाड है के फाइनल में जो गुकेश ने यानी कि ने मोनिचाती जी रशियन नेम है, तो सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो तो को एक बार आप देख लेना, को हराकर दुनिया के सबसे छोटे विनर बने थे। पहला स्टेटमेंट ये कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट में कहा गया कि अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे छोटे एज में ग्रैंड मास्टर बनने वाले प्लेयर हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है। तो इन दोनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। अब पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है वो समझिए। देखिए जो चेस ओलंपियाड टीम इवेंट होना था वो फाइनल ऐसे नहीं होता है। 2024 की बात करें ब्यूडापेस्ट ओलंपियाड में इंडिया ने ओपन एंड ह्यूमन दोनों में गोल्ड जीता था, पर ये टीम मेडल था। गुकेश की वर्ल्ड चैंपियन वाली जो जीत थी वो दिसंबर 2024 में दिंग लिरे यानी कि जो चाइना है, चाइना में खेला गया था, चाइना के खिलाफ सिंगापुर में खेला गया था। तो इसी वजह से ये हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 2025 के प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस का फाइनल डिस्कशन, जिसको आज हमने फाइनली 15th लेक्चर्स में क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है था। तो आपको वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देनी है या वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो अलग जो हमारा एग्ज़ाम होगा, या जैसे कि इस बार हम बैंकिंग के या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसकी पीवाईक्यू जो है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी इसी तरीके से हम डेली पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।